जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू चल रहे थे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। उसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र का जो टॉपिक था उसमें जो 2024 से 2011 तक क्वेश्चन आए थे वह सभी हमने 2 वीडियोज में कवर कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है जैव विविधता। तो जैव विविधता से देखिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कम से कम एक एक वर्ष में अगर देखें तो 7-8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं सिर्फ एक टॉपिक से जिसका नाम है जैव विविधता। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं होते, इजी भी क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ आएगा। जो इतना इन्वायरमेंट के नाम पे करंट अफेयर्स और इतनी मोटी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, आपको जब पीवाईक्यू देखकर पता चलेगा कि उसमें से काम का तो बहुत कम ही है। उस काम के चीज को आप नोट्स बना के बार बार रिवाइज करेंगे। इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर्स है उसके भी जो पीवाईक्यू के टाइप के क्वेश्चन है उनको निकालिए और उनके नोट्स बना लिए। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने पीवाईक्यू देख लिए तो, ठीक है। 2024 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव सिकाडा या साइकेडा, मंडूक फुदक या फ्रॉग हॉपर, ताल विसर्पी या पॉड स्केटर, यानी 3 लोगों के नाम दिए गए हैं। फ्रॉग हॉपर, साइगेडा और पॉन्ड स्केटर, ये क्या है? सिंपल देखो पूछ लिया गया, बहुत ज्यादा डीप नहीं गया, केवल पूछा ये लोग कौन है। पक्षी हैं, मछली हैं, कीट हैं या सरीसृप है, कौन है ये? तो हमें पता होना चाहिए ये कीट है। सिकाडा एक कीट है। फ्रॉग हॉपर सुपर फैमिली सर्कोपोइडिया से संबंधित कीट है, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा, इनके बिहेवियर पे क्वेश्चन आ सकता है जो हमने पिछली 2 वीडियोज में देखा, तो इनका बिहेवियर भी याद कर लो। सिकाडा ऐसा कीट है जो अपना अधिकांश जीवन भूमिगत रूप में निम्फ के रूप में बिताने के साथ पेड़ की जड़ों से रस चूसते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो अधिकांश जीवन भूमिगत रूप में, दूसरा पेड़ की जड़ों से रस चूसते हैं। नर कीट अपने शरीर के किनारों पर उपस्थित झिल्ली को हिलाकर गुनगुनाने की आवाज निकालते हैं। तो ऐसा कौन सा कीट है जो अपने शरीर के किनारों पर उपस्थित झिल्ली को हिलाकर गुनगुनाने की आवाज निकालता है? उसमें 4 ऑप्शन होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये बिहेवियर सिकाडा का है, ठीक है। अगला है फ्रॉग होपर। वह कैसा कीट है? तो शीर्ष पर नुकीले होने के साथ इनके शरीर का मध्य भाग संकीर्ण होता है, ये कूदने वाले मेढक की तरह दिखते हैं, इसीलिए फ्रॉग होपर नाम है। पॉड स्केटर या जिसे वाटर स्ट्राइडर के नाम से भी जाना जाता है, वह लंबे पादयुक्त वाले कीट समूह हैं जो जल की सतह पर रहते हैं। एमिप्टेरा वर्ग से संबंधित है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्राकृतिक आवास। मैंने पिछले वीडियोज में बताया था प्राकृतिक आवास, स्थानिक आवास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये बताना है। ब्राजील, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, इनरी, एल्क, बोनोबो। अब आपको ये नाम भी नहीं पता होंगे कुछ लोगों को, जबकि इन्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर रखी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अजीबो गरीब आते। तभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था भैया इनमें से कोई नहीं सही है, देख तीनों गलत लिखे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बहुत ज्यादा फोकस आपको इन्वायरमेंट पे नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट पे कुछ एरियाज हैं वहां फोकस करो, क्योंकि इन्वायरमेंट में प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही नहीं कर सकते आप 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों आपको नहीं पता होंगे 2024 के, ठीक है। चलिए आप पढ़ लेते हैं, अगर दोबारा आए तो गलत ना हो। इंट्री जो है वो मेडागास्कर का स्थानिक है। मेडागास्कर आपको पता है नीचे दिया गया है, अफ्रीका के साइड। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है। 2 चीजें याद रखिएगा। एल्क या लाल हिरण उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? उत्तरी अमेरिका में और मध्य एशिया में। पारंपरिक रूप से इनकी सीमा नॉर्वे में 65 डिग्री उत्तर से लेकर अफ्रीका के 33 डिग्री उत्तर तक पाई जाती है, यानी ये दक्षिण भारत में नहीं पाए जाते। एल्क आयरलैंड, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पाया गया है। और जब ऑस्ट्रेलिया में पाया गया इसका मतलब नीचे भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 65 डिग्री से 33 डिग्री उत्तर बात कह दी, तो उधर भी पाए जाते हैं। और नीचे देखें तो अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये नीचे हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी वाले रीजन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बोनोमो को केवल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी के दक्षिण में स्थित जंगलों में देखा जा सकता है। केवल शब्द पे ध्यान रखिएगा, इनको नोट डाउन करते रहिए, वरना हमें नहीं पता है फिर आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन तो सब सही करके आएंगे, आप गलत करके आएंगे।
थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। हम लोग ये वीडियो कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकली याद करने के लिए आपके, ठीक है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, क्या ऐसा है? दूसरा, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, चीता दहाड़ता नहीं है। तीसरा, नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, क्या ऐसा है? कौन से सही हैं ये बताना है आपको। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा है, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीता दहाड़ता नहीं है। तीसरा वाला गलत है, बाकी दोनों सही हैं। चीता दहाड़ता नहीं है, ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो अगला क्या याद रखेंगे, मादा सिंह लगभग हर 2 वर्ष में गर्भ धारण करती हैं, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है। गर्भ धारण औसत देखें तो 3 से 4 महीने का होता है, ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है। और आमतौर पर 1 से 4 शावकों की सीमा होती है। चीते गुर्राने वाली बिल्लियों के उप समूह से संबंधित है, इसलिए दहाड़ते नहीं है। कौन कौन दहाड़ता है देखें, तो दहाड़ने वाले में 4 लोग आते हैं। कौन कौन? सिंह आता है, बाघ आता है, जगुआर आता है, तेंदुआ आता है। आपको पता होगा बिग कैट अलायंस में 7 होते हैं। कौन कौन से? चीता, सिंह, बाघ, जगुआर, तेंदुआ और 2 कौन से हैं? प्यूमा है और एक स्नो लेपर्ड है, ठीक है। 2 वो हो गए, 7 हो गए। 7 के नाम आपको पता होने चाहिए। एक अपूर्ण रूप से अस्थिकृत कंठिका होती है जिससे दहाड़ने में सक्षम होते हैं। किसकी वजह से दहाड़ते हैं? कथन कारण का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिंह, बाघ, जगुआर और तेंदुआ दहाड़ने वाली बिल्लियां हैं। कथन होगा ये, कारण में क्या लिखा होगा? ये एक अपूर्ण रूप से अस्थिकृत कंठिका होती है इसीलिए दहाड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वह कथन कारण में पूछा जा सकता है। नर और मादा तेंदुए दोनों ही अपने क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए मूत्र की गंध का उपयोग करते हैं। गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित करते हैं। कौन? नर और मादा तेंदुए। बिहेवियर पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पिछले 2 वीडियोज में आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। तेंदुए अक्सर अपने क्षेत्र में घूमते समय अपने चेहरे तथा गर्दन को वनस्पति पर रगड़ते हुए देखे जाते हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। जितना आपको आपके नोट्स जरूरी हैं उतना ही पीवाईक्यू भी पढ़ना जरूरी है। ऐसा करके तेंदुआ अपनी ग्रंथियों के श्राव के माध्यम से अन्य तेंदुओं को संदेश पहुंचाते हैं, यह भी याद रखिएगा। आपको सब कुछ याद रखना है? हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की व्याख्याएं होती हैं जहां सब कुछ याद रखना है, कुछ ऐसी व्याख्याएं होती हैं जहां व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे और सब्जेक्ट पे, कौन सा हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है? वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो कौन सा वो है? तो सिल्क कॉटन है कि अंजीर है कि महुआ है कि चंदन है? अंजीर का पेड़ है। अंजीर का पेड़ अपनी वायवी मूल के लिए प्रसिद्ध है, शाखाओं से अंकुरित होता है, धरातल तक पहुंच जाता है। इस वृक्ष का एक कीट के साथ भी अद्वितीय संबंध है जो इसके साथ ही विकसित होता है और एकमात्र कीट है जो इसे परागित कर सकता है। कीट के शरीर का आकार माप अंजीर के फल के समान होता है। अंजीर की प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट परागणकर्ता कीटों को आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट सुगंध उत्पन्न करती है। अब देखो मैंने इसमें कोई हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो मैं जो हाईलाइट करूँ इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये सब कुछ हाईलाइट कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कराता हूँ अपने अनुभव के अनुसार। 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक, मेढक उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं, विष पाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या पूछ दिया था, कौन इनमें से पक्षी हैं कि मछली हैं कि कीट हैं? अब क्या पूछा गया कि इनमें से कौन विषाक्त जातियां हैं, किसमें विष है? तो सभी 3 हैं। मंडूक में भी विष होता है, तितली में भी, मत्स्य में भी। आप कहोगे कैसे? तो कोई ना कोई ऐसी मछली पूरी दुनिया में जरूर होगी जो विषाक्त हो सकती है, कोई ना कोई तितली इतने बड़े यूनिवर्स में हो सकती है जो विषाक्त हो सकती है, कोई ना कोई मेढक है जो विषाक्त हो सकता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारा दोबारा आ भी जाएगा तो हो जाएगा। कई तितलियों में जहरीले रसायन होते हैं, इनके चमकीले रंग शिकारियों को खतरे के प्रति आगाह करते हैं।
रेड लेसविंग को पराग से लंबा जीवन और विष दोनों ही मिलते हैं। पैशन फ्लावर को ग्रहण करने से या कैटरपिलर की तरह विष का संग्रहण करते हैं। इनके शरीर में पराग साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड नामक विषाक्त पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। मत्स्य की विभिन्न प्रजातियां बायोटैक्सिन होती हैं। ग्रुपर्स, बाराकूडा, मोरे ईल, स्टर्जन। अब मेन क्या है ये देखो, मेन में हाईलाइट कर दूं, इनके नाम याद कर लो। ये क्या है, सिंपल पूछ दिया जाएगा ये क्या है, तो ये मछलियां हैं, बस इतना याद कर लो। क्या है, मछलियां हैं। कौन कौन सी, ग्रुपर्स, बाराकूडा, मोरे ईल, स्टर्जन, सी बास, रेड स्नैपर, एम्बर जैक, मैकेरल, पैरट फिश, सर्जन फिश, ट्रिगर फिश। इस लास्ट मामले में तो फिश 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 लगा है तो उसको कोई टफ है ही नहीं। शुरुआत वाले ये याद कर लो क्या है, ये मछलियां हैं। ठीक है, कुछ मेढक भी जहरीले होते हैं जिससे उन्हें छूना हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे उन्हें आमतौर पर पॉइजन हार्ट मेढक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस जितना हाईलाइट किया वह याद रखो, उन्हें मछलियां कहते हैं बस। छठा क्वेश्चन देखो, कितना क्वेश्चन आसान आया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काजू, पपीता, रक्तचंदन कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी हैं। 2025 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया। कितने, ये पपीता, अमरूद, पपीता, अमरूद और एक और दिया था, 3 थे उसमें, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। पपीता, अमरूद की कौन लाया था, कहाँ से आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन देखो 2024 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया। तो भारत के देसी कौन है, केवल एक है जो भारत का देसी है। काजू ब्राजील से आया है। काजू की खोज यूरोपियों ने की थी, ब्राजील में यूरोपियों ने की थी। दूसरा, पुर्तगाली लगभग वर्ष 1560 में गोवा में काजू लाए थे। अधिकतर चीजें पुर्तगाली ही लाए हैं। 2025 वाला लगभग लोगों का सही होगा, क्यों, क्योंकि पुर्तगाली ही आंसर होता है, अधिकतर चीजें पुर्तगाली लेकर आए। फिर आता है पपीता, दक्षिण मैक्सिको और कोस्टारिका में हुई थी इसकी खोज। उत्पादन को डोमिनिकन गणराज्य पनामा में देखा गया था। इतना टफ नहीं है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, 25 में भी आया था पपीता। रक्त चंदन जो है वह भारत का स्थानिक है और रक्त चंदन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, अभी हम दिखाएंगे भी। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। चंदन पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार, पपीता पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है, ये भारत का स्थानिक है। कहाँ स्थानिक है, अब की बार ये आएगा, केवल पूर्वी घाट। केवल पे फोकस करिएगा, केवल पूर्वी घाट, केवल पूर्वी घाट, केवल पूर्वी घाट, और वो भी पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में। यहाँ पे बहुत ज्यादा फंसा सकता है। पहली बात कहाँ फंसा सकता है कि भारत का स्थानिक नहीं है, तो वो तो आपको पता चल गया। दूसरा, केवल पूर्वी घाट की जगह वो पश्चिमी घाट दे देगा, पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में। और ये देगा क्या स्टेटमेंट में कि यह केवल पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में मिलता है। तो वेरी केयरफुल हो जाइए, यहाँ पर हर शब्द पे फंसाया जा सकता है आपको। ठीक है, जहां पे जैसी जरूरत मैं वहां पर वैसा ही रुककर आपको समझा रहा हूँ, जहां जरूरत नहीं है वहां पे तेजी से निकल रहा हूँ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर से देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन की आप थीम समझिए। क्वेश्चन क्या बहुत अंदर घुस के पूछे जा रहे हैं, नहीं, सिंपल पूछा जा रहा है। उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार में परजीवाभ्य जातियां पाई जाती हैं, पैरासिटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 6 में देसी वृक्ष कौन से हैं। यहाँ क्वेश्चन कौन पूछा गया था, कितनी विषाक्त जातियां हैं। तो देख रहे हैं आप, तो बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सिंपल पूछा जा रहा है कौन कीट है, कौन मछली है। यहाँ पूछ दिया गया कौन परजीवाभ्य जातियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार में। तो इसमें का आंसर जो था वह था बी, 2 वाला सही था, केवल 3 वाला सही था। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो परजीवाभ्य जातियां पहली बात होती क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा जो नए लोग हैं। ऐसे कीट एवं उनके लार्वा का समूह होते हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासिटाइड स्पीसीज या परजीव्याभ्य जातियां। परजीव्याभ्य में बर्र आती है, मक्खियां आती हैं, बीटल्स आते हैं, कीट आते हैं। ठीक है, इनकी प्रजातियां शामिल हैं। कांतर विशेष रूप से शिकारी होते हैं। कांतर जो उसमें दिया था, तो कांतर गलत होगा। क्या क्या सही होगा, बर्र सही होगा, मक्खियां सही होगा, कीट केराबिट बीटल सही होगा, ये तीनों सही होंगे। कांतर और दीमक सही नहीं होगा। दीमक तो आप जानते हैं अलग चीज हो गई। तो कांतर क्या है, अगली बार ये भी आ सकता है। ये लगभग हर छोटे और कोमल जंतु को खाते हैं, इसलिए इन्हें परजीव्याभ्य नहीं माना जाता। दीमक का भोजन मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है, जो लकड़ी, घास, पत्तियां, ह्यूमस, वनस्पति मूल की सामग्री से प्राप्त होता है। दीमक को इसीलिए इस वर्गीकृत में नहीं रखा जा सकता। 8th नंबर क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा सा हिंदी क्वेश्चन है, जैसा वो शेर वाला था।
ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, लेकिन यहाँ भी जीव के ही बारे में पूछा गया, फॉक्स के बारे में। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा पूछा है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, रक्त पीता है। कौन सा इसमें से सही है, व्याख्या करता है कि नहीं करता है? सी वाला सही है, कथन एक सही है, दूसरा गलत है। रक्त पीता है, यही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दे दिया गया। कुछ लोग तुक्का भी मार के आ सकते हैं कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वह रक्त नहीं पीता होगा, ठीक है। तो ऐसे भी जैसे ही आप कथन वाला कारण, कथन जो होते हैं ना, कथन कारण वाला क्वेश्चन या इस टाइप से कथन एक कथन दो, उसमें अगर आपको एक पता है कि ये तो गलत है ही, तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अगर गलत है तो दूसरा तो 100% सही ही होगा, ठीक है। पर पटरोपस गिंगेटस, जिसे आमतौर पर इंडियन फ्लाई फॉक्स के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की चमगादड़ प्रजाति है। इसे चमगादड़ प्रजाति कहते हैं। चमगादड़ अगर खून पीने लगे, हो गया ना कठिन चीज। पीड़क जंतु है, ये सही है। और देखो पूछ लिया गया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पीड़क जंतु है। तो आपको जो करंट अफेयर्स में ऐसी चीजें रहे ना कि अधिनियम में ऐसा किया गया है, वैसा किया गया है, वह सब आपको याद रहनी चाहिए। नया जो आ रहा है, ये चर्चा में रह रहा है, वह सब चीजें याद। दूसरा इसमें याद कर लो, दक्षिण मध्य एशिया के लिए स्थानिक है। अगली बार ये स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, 24 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ देखो ये नंबर कितना है, ये कितना नंबर है, 8 नंबर है। तो 2024 में जैव विविधता से केवल 8 नंबर का 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए, केवल जैव विविधता से 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब आप बताओ, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैव विविधता? कुछ लोग कहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, क्यों? क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आप एटलीस्ट पता है कि इंडस से आएगा क्वेश्चन, या मौर्यन साम्राज्य से आएगा, या बौद्ध जैन से आएगा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन यहाँ जैव विविधता में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप देख रहे हो, ये होना थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं कहूंगा एंशिएंट हिस्ट्री और जैव विविधता दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। एनसेट में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो आपके ऊपर से निकल जाएंगे, और यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऊपर से निकल जाएंगे। तो हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल को और इन्वायरमेंट को, इनको लास्ट में रखकर पढ़िएगा। सबसे पहले आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक का करंट अफेयर्स वाला पोर्शन और मॉडर्न हिस्ट्री, ये खत्म करना है। लेकिन पढ़ के सब जाना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। अब चलते हैं 2023 में, इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज मशरूम की सब्जी बनेगी क्योंकि मशरूम का पहला क्वेश्चन आ गया है। कुछ छत्रकों या मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। कुछ छत्रकों, जैसे कुछ आया, आप सही के साथ जा सकते हैं। चारों में कुछ है, चारों सही हो जाने चाहिए, ठीक है जी। देखो सभी 4 सही हैं। 2025 में इस कुछ और सभी की वजह से 3-4 क्वेश्चन आदमी के सही हो गए। साइंस टेक में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं भी पता थे तब भी सही हो गए। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम को जो थिया, सभी के साथ, सभी वर्ड के साथ जो क्वेश्चन थे वो गलत करके आए आदमी, और उनका आंसर सही हुआ। और जो कुछ वाले क्वेश्चन थे वह आदमी सही करके आया, सही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक्सट्रीम वर्ड है तो 90% संभावना है कि वह गलत ही होगा। तो ऐसे 2025 में 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने कराया है, आप जाकर उसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो कुछ छत्रकों में औषधीय गुण है, यस। कुछ छत्रकों में साइको एक्टिव गुण होते हैं, यस। कुछ छत्र कीटनाशी गुण होते हैं, यस। कुछ छत्र ये होते हैं, यस। ठीक है, अब इसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कितना एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ लेना, हम तो नहीं कराने वाले, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब ज्यादा मशरूम पे क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ देखो लगा है, जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। कौन सा सही है? तो कई बार ऐसा होता है कि गलत भी हो जाता है, तो हमेशा मत करिएगा, जब पता ना हो तभी लगाइएगा। यहाँ भी देखो सभी 3। अब ये 2 क्वेश्चन अगर 2023 में नहीं भी आते थे ना कोई के, तो भी वह सही करके आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ कुछ, देखो यहाँ भी कुछ कुछ कुछ, वहां भी कुछ कुछ कुछ, यहाँ भी सही, वहां भी सही। क्या समझ में आया? कुछ तो आया समझ में सर, आया ना? हाँ, 2025 का पेपर देखिएगा। नहीं देख रहे हैं तो इसमें जाइए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, मैंने डाला है।
वहां भी कई क्वेश्चन ऐसे थे, लेकिन ये अंततः, ये ध्यान रखिएगा, अंत में ऐसा काम करना है, वरना आप शुरुआत में ही करने लगो और वहां एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट ऐसा हो जो गलत हो और आपको कुछ ही लगा है सही कर दो और ट्रैप में फंस जाओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? कौन लकड़ी का औजार बनाता होगा? बी, औरंग उटैन है जो, औरंग उटैन, औरंग उटन, वह ऐसा काम करता है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया बिहेवियर से, औरंग उटन ने क्या किया, ऐसा किया। बिहेवियर, कौन क्या काम करता है वो पूछा जाता है क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों या बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। दूसरा, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तीसरा, जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। कौन सा इनमें से सही है? तो केवल दो सही हैं, एक गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते नहीं है, बल्कि कम करते होंगे। जल से नाइट्रेट, फास्फोरस, अमोनिया, संतक को हाँ कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है। बाकी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रमुख पूंजी हैं। यस, हो सकती हैं, मे बी। दूसरा, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। इतना लंबा चौड़ा दिया है, इसका मतलब सही ही होगा। देख लेते हैं। यस है, देखो सी 1 और 2 दोनों सही। जब इतना लंबा चौड़ा दे, आपको पढ़ने में समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या कह रहा है, समझ लो सही ही होगा स्टेटमेंट, वरना इतना लंबा चौड़ा टाइप क्यों करता, आदमी सीधा क्वेश्चन दे देता। हालांकि ये सब अंततः की बातें हैं, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये बातें याद आएंगी आपको कि चलो ये कर लेते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि वो वीडियोज बिना पढ़े 50 क्वेश्चन करें सही, इस ट्रिक से आएंगे नंबर अच्छे, ऐसा कुछ नहीं होता है यूपीएससी वालों में। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करना जो ढंग से करो। ये कोई नियम कायदा जो आ जाते हैं, 4 ट्रिक याद कर लो, 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो सब लास्ट की बातें हैं, इससे यूपीएससी नहीं निकलता। ठीक है, लास्ट में 2-4 क्वेश्चन सही करने तो आप कर लो, वरना कोई बात नहीं। पढ़ाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू। चलिए 2022 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्याख्या इंपोर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से वह मैंने छुड़वा रखी हैं, और जो इंपोर्टेंट थी वो मैंने अच्छे से करा दी है आपको, तो ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि सर व्याख्या छोड़ दी है। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, ये वर्ड दिख गया, गुड। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या बाहर, उसे समान संरक्षण का हकदार है। मतलब किसी जीव को मान लो कह दिया गया जो डॉग है, कुत्ता है, उसको संरक्षित किया जाएगा। अब कुत्ता चाहे जंगल में हो, यानी संरक्षित क्षेत्र में हो, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह में, या बाहर आपके घर के द्वारे, द्वारे मतलब हमारे भाषा में कहा जाता है बाहर, घर के बाहर अगर द्वार पर बंधा हुआ है तो वह भी संरक्षित होगा। तीसरा कह रहा है किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। मार दिए जाने का पर्याप्त आधार, किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। ये स्टेटमेंट बहुत सही जगह पर आया, क्यों? क्योंकि जो कुत्ते वाली एनसीआर में या दिल्ली में काम चल रहा है कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डाल दो, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। क्या ऐसा होगा? ये खतरनाक, ऐसे मार दिया हो, मार दो। तो केवल 2 सही है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया यहाँ पे एकमात्र था पहले वाले में, इसलिए गलत हो गया। और ये मार दो तो थोड़ा सा पेटा वाले आ जाएंगे,
कि भाई आप जीवों को क्यों मार रहे हैं, जीवों को कैसे मार सकते हैं। लेकिन पेटा वाले भी बहुत समझदार हैं, कुछ जीवों को मारने पे उनको दर्द होता है, कुछ जीव मरते रहते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो स्वतंत्रता का अधिकार है भाई। खैर, हम किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सही किए जाते हैं अगर नहीं आते हो तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2022 का दूसरा क्वेश्चन। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गुर्दे आपके क्या काम करते हैं ये आपको पता है तो आप बता दोगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, इससे बढ़िया है आंसर देख लेते हैं। गुर्दे क्या करते हैं, यानी आर्द्र भूमियां क्या करती हैं, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेती हैं। आर्द्र भूमियां क्या करती हैं, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, भारी धातुएं जो है ना उनको भी अवशोषित कर लेते हैं। और आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण फिल्टर हैं, ये अवसाद को ट्रैप करती हैं, प्रदूषकों को हटाती हैं, जल को शुद्ध करती हैं। वे अपशिष्टों को अवशोषित करके पृथ्वी के गुर्दे के रूप में कार्य करती हैं। एक प्रकार से भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित करती हैं। आर्द्र भूमियां अपरदन को भी नियंत्रित करती हैं। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए 2021 का क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, बस 2021 के करेंगे, उसके बाद कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डोज ही सही रहता है। और शेयर लाइक कर दो यार, इतनी देर से नहीं कहा मैंने, कर ही दिया होगा। थैंक यू फॉर लाइक, मुझे नहीं, लेक्चर को लाइक करने के लिए थैंक यू। खैर, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। कौन है जो मृदा विहीन सतह पर जीवित रह सकते हैं। देखो देखो देखो, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। उंगली रख दी हार्न पे तो बस रख दी, भूल गया कि उंगली मेरी हार्न पे रखी है। ये भगवान। खैर, आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। कौन कौन ऐसे हैं जो पाए जा सकते हैं। मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम कहाँ उगती है, मृदा विहीन सतह पर उगती है क्या। लाइकेन मृदा विहीन सतह पर, मास फर्न, कौन से हैं जो मृदा विहीन सतह पर उगते हैं। तो सी वाला सही है, 2 और 3, लाइकेन और मास जो है वह मृदा विहीन सतह पर उग सकते हैं। मशरूम आपने देखा वो मृदा विहीन नहीं होती है, वह मृदा पे ही उगती है। ठीक है, फर्न भी आप जानते हैं, राजस्थान टाइप एरिया में फर्न और कांटेदार जितने भी हैं वह मिलते हैं, आपके यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन मेनली वह राजस्थान के एरिया में। ठीक है, मैं हार्न वाला कट भी कर सकता था, लेकिन कट इसीलिए नहीं किया कि आप लोग भी समझे कि भाई अगर आप भी चलाएं या कोई चला रहा तो बता दें कि भाई ध्वनि प्रदूषण होता है, चाहे दूसरे डिस्टर्ब हो सकते हैं, हार्न उतना ही बजाएं जितना आवश्यक है। पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लाइकेन समेत मॉस ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। किस पे, चट्टानों पर। इनकी मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चट्टानों को अपघटित करने में इनका योगदान है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसीलिए वर्षा की बौछारें मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इस प्रकार यह मृदा अपक्षरण को रोकती है। कौन मृदा अपक्षरण को रोकता है, मॉस। हाईलाइट वाला इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आप रुपए देकर भी नहीं पाए होंगे नोट्स में। ठीक है, तो हाईलाइट वाला नोट करते रहो। मॉस क्या है, मृदा अपक्षरण को रोकते हैं, अगली बार स्टेटमेंट में आ सकता है। लाइकेन एक मिश्रित जीव है। लाइकेन क्या है, जीव है, जिसमें दो अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल के बीच पारस्परिक कल्याणकारी सहजीविता होती है। सहजीविता, परिजीविता, ऐसे वर्ड जो है ना वह भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। सहजीविता क्या होता है, परजीविता क्या होता है, ऐसे 6-7 टर्म है, उनको आपको पढ़ना होना चाहिए। नहीं है मुझे बताइएगा, मैं 10 मिनट वाली सीरीज में मेरे जो रखे हुए नोट्स उसको बता दूंगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, ये भी ध्यान रखो। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगता है, या प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। अगर लाइकेन नहीं है कहीं पर तो आप
मानिए कि वहां पर प्रदूषण है, ठीक है, तो लाइकेन अगर नहीं है तो वहां पर प्रदूषण होगा, इसीलिए लाइकेन नहीं है। मशरूम वगैरह तो पता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। कॉपीपोड, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, फोरामिनिफेरा। कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं? पहली बात तो पता होना चाहिए महासागरों में कौन है, फिर उसमें से प्राथमिक उत्पादक कौन है, ये पता होना चाहिए। 2 और 3 यहाँ भी सही है। डायटम और साइनोबैक्टीरिया ये सब महासागर के हैं और प्राथमिक उत्पादक हैं, स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। और कॉपीपोड जो है वो फोरेमिनिफेरा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, बस इतना याद कर लोगे बहुत है। साइनोबैक्टीरिया आप जानते हैं नीले हरित शैवाल को कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। एक है जाहक, एक है शैल मूषक, एक है वज्र सल्क। हिंदी में याद करो, पेंगुलिन। ओके, हिंदी थोड़ी है वो, हाँ, लेकिन जो आपकी भाषा में जानते हैं उस भाषा में याद करो। पेंगुलिन आप जानते हैं तो पेंगोलिन, जाहक और मॉर्मॉट शैल मूषक। हाँ, तो का नाम ही नहीं पता होगा। उपयुक्त में से कौन से जीव पर भक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करते हैं? लपेट लेते हैं, कौन लपेट लेते हैं? 1 और 3 लपेट लेते हैं। शैल मूषक जो है, मूषक से आप याद कर सकते हो, मूषक चूहा, चूहा कैसे लपेटेगा खुद को, समझ रहे हो, ऐसे याद कर लो। तो मूषक कैसे लपेटेगा अपने आप को? ऐसे क्वेश्चन आप बताओ ये कहाँ से पढ़ोगे? आप अपने नोट्स, अपनी बुक, अपने यूट्यूब सब खंगाल डालो। ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 से पहले का कोई वीडियो, यूट्यूब, बुक, कॉपी, नोट्स कुछ दिखा दो जिसमें ये दिए गए हों। भाई इन्वायरमेंट पे भरोसा करके मत जाइयो। इन्वायरमेंट में वही अपने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, जैव विविधता वाला, पारिस्थितिकी वाला, क्लाइमेट चेंज वाला और अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस करंट अफेयर्स, इनका पढ़ लेना। आ जाए तो कराना, भरोसा मत करना कि 10 में 10 करके आऊंगा, 10 में 4 हो जाए इन्वायरमेंट में बहुत है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं इन्वायरमेंट, साइंस टेक और इकोनॉमी पढ़ लो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं। पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी पे ज़्यादा फोकस रहना फिल्म्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? तो वो बहुत डीप नहीं जाते हैं, सरल क्वेश्चन, कौन ये है कौन वो है, लेकिन उसी में तो आफत आ रही है, क्योंकि इतने जीव कहाँ से, अब एक ही वीडियो में मैंने इतने जीव पढ़ा दिए, आपको आधे जीव पता ही नहीं होंगे, इसमें ही देख लो। तो कैटफिश वहां था जहाँ पे मैंने सारी फिश बताई थी, कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आप जानते होंगे, इन दोनों का नाम सुना है कभी? हाँ, हिंदी में सुना है। सीप का नाम सुना है, हवासिल का नाम सुना होगा। तो कुछ हिंदी में याद करो, कुछ इंग्लिश में याद करो, तभी मैं कहता हूँ थोड़े ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। तो इसका आंसर सी वाला सही होगा, सीप। सीप, सीप फिल्टर फीडर है, आपने पढ़ा था पहले? सच सच बताना दोस्त, आज जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, उनमें जितने भी जीव जंतुओं के नाम, पेड़ पौधों के नाम आए हैं, कितने आपको पता थे, कितने परसेंट बता देना। फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जैसे बड़ी सीपी या बेलन व्हेल, जो अपने शरीर के कुछ हिस्से से गुजरने वाले पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सीप प्राकृतिक फिल्टर हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी पंप करके भोजन के कणों के साथ साथ पोषक तत्वों, निलंबित तलछट, रासायनिक संदूषकों को प्रग्रहित कर भोजन करते हैं। ये जल को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक लाइन अगर मैं कहूँ इम्पोर्टेंट, तो वो ये है, जो सीप है या जो फिल्टर फीडर निस्यंदक भोजी हैं, वह जल को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गए? लाइक शेयर कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कुछ राय है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल हम 2020 के आगे से सारे क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद।